यूएस ईरान में जल्द डील की उम्मीद से क्रूड में 5% से ज्यादा की गिरावट से जोश में आया बाजार। निफ्टी करीबन 250 पॉइंट्स उछलकर 24,000 के करीब। वहीं निफ्टी बैंक में 900 पॉइंट्स की तेजी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी रिकवरी। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स 4% फिसलकर 17 पर आया। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। अच्छे नतीजों से आयशर में रफ्तार, शेयर करीब 5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। वहीं कच्चे तेल में नरमी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से करीब 5% दौड़ा एचपीसीएल। उधर स्पॉटलाइट शेयर श्रीराम फाइनेंस 2.5% चढ़कर निफ्टी को दे रहा है सपोर्ट। साथ ही एक्सिस बैंक भी मजबूत। ऑटो शेयर्स में सबसे ज्यादा रफ्तार, करीबन 2% चढ़ा सेक्टर इंडेक्स। ऑटो में 4% तेजी के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल फोर्स मोटर्स, अशोक लेलैंड। साथ ही सरकारी बैंक, ऑयल एंड गैस, रियलिटी और कैपिटल मार्केट्स में भी 1% से ज्यादा की तेजी। चार जीपीटी सेक्टर और शेयरों का जलवा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स करीब 1.5% मजबूत चार्ट के चलते बीएसई, इंडियन बैंक और पिडिलाइट करीब 2% ऊपर। वहीं पॉलीकैब ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। साथ ही मैक्स फाइनेंशियल, एस्ट्रल में भी खरीदारी। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी से ओएमसीज में जोरदार तेजी। 4% उछले बीपीसीएल और आईओसी। पेट्रोल के दाम में ₹2.61 प्रति लीटर तो डीजल के भाव भी ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़े। पिछले 10 दिनों में करीबन ₹7.5 प्रति लीटर महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। सीएनबीसी आवाज की 13 फरवरी की खबर पर लगी मुहर। ब्लिस जीवीएस फार्मा को खरीदेगी अनुपम रसायन। बोर्ड ने 74.2% तक हिस्सा खरीद को दी मंजूरी। फिलहाल 1369 करोड़ रुपए में खरीदेगी 43.30% हिस्सेदारी। ₹299 प्रति शेयर के भाव पर अतिरिक्त 26% हिस्से के लिए आएगा ओपन ऑफर। शेयर करीब 2% नीचे। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल और मेरे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट अरुण कुमार मंत्री जी। देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन। श्रेया, आपके पास आती हूँ, एक बार मार्केट का ओवरव्यू ले लो, फिर जानना चाहूंगी कि दिल्ली में किस तरीके का मूड माहौल है। बाजार का मूड माहौल तो इस टाइम पे हम देखें तो काफी शानदार, अच्छा खासा बना हुआ है। क्रूड में जो नरमी देखने को मिली है उसका सीधा इम्पैक्ट आज बाजार में भी आता हुआ दिखाई दिया। इंडिकेशन भी जो ग्लोबल हमें आते हुए दिखाई दिए थे वो पॉजिटिव साइड में ही आते हुए दिखाई दिए थे। बैंकिंग में अच्छा खासा इजाफा है, करीबन 1.5% की तेजी के साथ निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। पीएसयू बैंक्स में 2% का हमें जंप देखने को मिला है। रियलिटी, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, अक्रॉस द सेक्टर जो आप पिक्चर देखेंगे वो आपको ग्रीन साइड में ही बनती हुई दिखाई देगी। निफ्टी की इस टाइम पे बात करी जाए तो 1% की तेजी के साथ ये भी आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। करीब 24,000 के स्तर को ये छूने ही वाला है। इस टाइम पे इस तरीके का मूड माहौल बाजार का दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा बाजार का मूड माहौल बना है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है एक तो ब्रेंट और ऊपर से जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है। कितना सस्टेनेबल बाजार का ये मूड माहौल रहेगा, ये जान लेते हैं अरुण जी से। अरुण जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग जी। जी अरुण जी, कैसा लग रहा है बाजार का मूड माहौल? जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन इस टाइम पे बनी है, थोड़ा सा वहां पे एक रिलीफ आता हुआ दिखाई दिया है और वही रिलीफ हमें बाजार में भी एक अच्छा खासा रिफ्लेक्शन दे रहा है, लेकिन कितना सस्टेनेबल है? देखिए, बिल्कुल सस्टेनेबल लग रहा है। 23,800 23,900 के कॉल राइटर्स मुझे लग रहा है आज फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मार्केट यही सस्टेन करता है फर्स्ट हाफ में तो 24,000 के ऊपर की क्लोजिंग शायद आज आपको देखने को मिले और हो सकता है कल की एक्सपायरी में आपको एक बड़ा मूव मार्केट में आ सकता है। जो एक स्टॉप लॉस हम मान के चल रहे थे 23,600 का, वो 23,800 के आसपास हमको लाना चाहिए। 23,800 के ऊपर जब तक मार्केट है, मुझे लग रहा है 24,200 तक के टारगेट आपको कल की जो निफ्टी की एक्सपायरी होनी है उसमें आते हुए नजर आ सकते हैं। तो आज एक परफेक्ट दिन है अगर मार्केट शॉर्ट कवरिंग दिखाना है तो आज मुझे लग रहा है सेकंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग शायद आपको देखने को मिले। 23,800 के ऊपर जो ब्रेकआउट अभी देखने को मिला है, मुझे लग रहा है 24,200 तक ये ब्रेकआउट जाना चाहिए। चूंकि बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट है, बैंक निफ्टी मार्केट को सपोर्ट कर सकता है और हल्की फुल्की गिरावट पे निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। 23,800 का आपका स्टॉप लॉस नीचे में होना चाहिए।
ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी पर ये अच्छा निफ्टी पे व्यू बताया, बैंक निफ्टी पे बताया अरुण जी आपने, गुड मॉर्निंग टू यू। और बैंक निफ्टी की हमने फ्राइडे के सेशन में देखा था कि स्ट्रेंथ थी वहां पर फ्राइडे के सेशन में भी, और आज भी सपोर्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी पर भी पॉजिटिव आउटलुक? देखिए बिल्कुल ड्राइविंग सीट पे बैंक निफ्टी होना चाहिए। 55,000 के ऊपर जा रहा है। मुझे लग रहा है इसमें भी काफी शॉर्ट्स है। ये भी शॉर्ट्स आपको डेफिनेटली कवर होते हुए नजर आ सकते हैं। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक दोनों ही मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में भी एक अच्छा मोमेंटम है। तो 54,500 के ऊपर इसमें भी एक ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लग रहा है वो ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए। 55,400 55,500 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में भी आ सकते हैं। बैंक निफ्टी पे ये व्यू हो गया, यहाँ पर भी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। लगभग 0.25% की तेजी के साथ बैंक निफ्टी डेज हाई के आसपास कर रहा है कामकाज। अच्छा, थोड़ी देर में हम हिंडाल्को के मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे क्वार्टर 4 नतीजों को लेकर, लेकिन उससे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर, क्योंकि आपके क्वेरीज को भी एड्रेस करना है। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिएगा, आपके स्क्रीन पर आएगा 7040 व्हाट्सएप नंबर। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप सीएनबीसी आवाज़ को, कंचन नौटियाल को, साथ ही श्रेया ठाकुर को टैग करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर नोट कीजिए 7045220000। और इस कड़ी में हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं जयश्री जी कर्नाटक से। जयश्री जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जयश्री जी क्या सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ, अभी सुन रहे हैं जी, बताइए सवाल क्या है मैम आपका? हाँ, मेरा 50 क्वांटिटी गॉडफ्रे फिलिप है 2335 से। वो एग्जिट करूँ या होल्ड करूँ, या एग्जिट करूँ या होल्ड करूँ, ऐसा कितना टारगेट होगा शॉर्ट टर्म में? ठीक है, सवाल समझ गए। गॉडफ्रे 1 महीने में 10% का रिटर्न दिया है रंजीत ने, लेकिन पिछले वीक इनफैक्ट थोड़ा वीक भी हुआ है। क्या किया जाए? होल्ड कर सकती हैं क्योंकि मामूली लॉस हो रहा है, या फिर एग्जिट करके कोई और काउंटर लगता है आपको जो जहां पर मुनाफा बन सकता है इनका? गॉडफ्रे फिलिप्स क्या व्यू? देखिए 2270 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 2270 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। मुझे लग रहा है स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। अगर यहाँ से मोमेंटम बनेगा तो 2390 तक का मोमेंटम आ सकता है। चूंकि ये थोड़ा लॉस में बैठे हैं, ओवरऑल चार्ट अभी भी मुझे लग रहा है साइडवेज टू पॉजिटिव है, तो एग्जिट करने की सलाह नहीं है। 2270 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 2390 2395 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। चूंकि इनका व्यू शॉर्ट टर्म का है, स्टॉप लॉस टारगेट जरूर ध्यान में रखें। ओके, शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो स्टॉप लॉस और टारगेट आपको खासा ध्यान में रखना है। 2390 से लेके 95 तक आपको जो लेवल्स है वो आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने से पहले श्रेया, कैसा मूड माहौल है दिल्ली का, कैसी वाइब आ रही है? मैं वही सोच रही थी, ये प्रश्न कैसे पूछना भूल गई आप मुझसे। नहीं भूली नहीं और बिल्कुल दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। तो मतलब नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। काफ़ी मतलब साल बिताए हैं मैंने दिल्ली में, लेकिन हाँ सीएनबीसी आवाज़ का जो स्टूडियो है दिल्ली वाला, यहाँ पर मैं पहली बार आ रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेल काफ़ी दिन तक आप वहीं से बनी रहेंगी शायद? जी हाँ, इस फ्राइडे तक, इस वीक आप मुझे मिस कीजिए मुंबई स्टूडियो में, लेकिन फिर जल्द मुलाकात होगी सोमवार से। जी, उससे पहले शायद हो पाए तो वीकेंड में मैं भी दिल्ली आ रही हूँ, तो वहीं पे आपसे मुलाकात करने की कोशिश कीजिए। वेल चलिए आगे बढ़ा जाए। और सबसे जो हमारे नेक्स्ट दर्शक है कानपुर से अजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रेया मैम, गुड मॉर्निंग कंचन मैम। मैं एक क्वेरी है मेरी आईओसी के ऊपर। जो मेरा एवरेज पॉइंट प्राइस 155 है और मेरे पास 175 शेयर है। मैं इसको 250 करना चाहता हूँ। मैं और किस रेट पे इसको परचेज करूँ या ना करूँ, ये भी आप बताएं। आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। ओके जी सर, जैसे कि आपने बताया कि आईओसी है आपके पास, 175 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 155 की आपने बाइंग की हुई है, और आज यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है बिकॉज जो पेट्रोल डीजल के दाम है वहाँ पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर पेट्रोल के दाम की बात करी जाए तो पिछले एक हफ्ते में, पिछले 10 दिन में ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 7.5 रुपये का जो इजाफा है वो देखने को मिला है, जिसके बाद 3-3.5% की तेजी के साथ ये कामकाज कर रहा है। अरुण जी, इनका सवाल ये है कि इनको जो शेयर्स हैं वो 250 तक लेके जाने हैं, तो कौन से लेवल सही होंगे जहां पे हम बाय मोर करके चल सकते हैं? देखिए 138 से 140 के बीच में मल्टीपल मूविंग एवरेजेस है। अगर वहां पे मिलता है किसी भी वजह से
तो डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है चार्ट पॉजिटिव है। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है 150 के ऊपर है। मई के हाईज जो 9 मई के हाई है 150 के ऊपर निकलेगा तो बड़ा मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। वैसे भी सिनारियो इन कंपनीज के लिए अच्छा बढ़ रहा है। क्रूड के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं और फ्यूल के प्राइसेस ये ऑलरेडी 3-4 बार बढ़ा चुके हैं। मुझे लग रहा है आराम से आपको 150 का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और 162 तक के टारगेट भी आ सकते हैं। तो 140 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली बाय करके चले। 162 तक के टारगेट स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आईओसी करेंगे होल्ड और टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे। पूरा पैक हमने कहा था कि आज फोकस में रखे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल। क्रूड नीचे आया है, प्राइस हाइक हुए हैं डीजल और पेट्रोल में 10 दिनों में 4 बार। तो ये तमाम चीज़ें अभी पूरे स्पेस को अट्रैक्टिव बना रही है और इस पर्टिकुलर काउंटर को भी आप 162 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब केशव सोमानी जी गोंडा से। केशव जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, सवाल सर आपका। मेरे पास 2 शेयर हैं। एक है आईटीसी के शेयर्स हैं और एक है यूनाइटेड बेवरेज के। आईटीसी के मैम शेयर्स है मैम 27 शेयर्स मेरे 341 की खरीद है और यूनाइटेड बेवरेज में मेरे पास है 52 शेयर्स है जो मैं 1402 रुपए की बाइंग है। क्या पूछना चाह रहे हैं केशव जी आप? मैम इसको होल्ड करें कि इसमें से एग्जिस्ट कर लें? ठीक है, एग्जिट करना है या फिर होल्ड करना है, सवाल आपका ये। तो आईटी से शुरुआत कर लेते हैं। आपने अपनी खरीद बताई 341 की, 304 पर कर रहे कारोबार, तो आप लॉस झेल रहे हैं 36 रुपए से ज्यादा का प्रति शेयर। आईटीसी अरुण जी, नतीजे आए Q4 के 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमने देखा था इसमें गिरावट आई Q4 के बाद और बड़ा तबका ये मान के चल रहा कि Q4 को Q3 से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बीच में सिगरेट प्राइस हाइक हुए थे। Q1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि प्राइस हाइक का कैसा असर देखने को मिलेगा, कस्टमर पर पास कर पा रही कि नहीं कंपनी, तमाम चीज़ें तो हो गई। लेकिन चार्ट्स पर क्या असर देखने को मिल रहा है? 1% ऊपर है आज के सेशन में। 1 महीने में कुछ खास मूव्स नहीं दिए, 6 महीने में डेंट ही पड़ा है इस पर 24% का। ये लॉस जो है इनका 36 रुपए का, ये बड़ा होता हुआ दिख रहे हैं या फिर प्रॉफिट में आएगा आईटीसी? क्या व्यू? देखिए श्रेया जी, ओवरऑल दोनों ही चार्ट वीक है। दोनों ही एफएमसीजी के काउंटर इन्होंने चुने और दोनों ही अंडर परफॉर्मर नजर आ रहे हैं। तो आईटीसी में 2 राय रहेगी, एक तो ऐड ना करें और दूसरा स्टॉप लॉस 285 के आसपास लगा के रखें। चूंकि लॉन्ग टर्म हम स्टॉक को सजेस्ट करते हैं ऐड करने के लिए, पर चूंकि इन्होंने ऑलरेडी 340 पे बाय करके रखा है इसलिए 285 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। बाकी मुझे लग रहा है स्लो एंड स्टडी मूवर रहेगा, शायद आपको वापस 325 330 तक के लेवल्स में आ सकते हैं। फ्रेश एडिशन ना करें, 285 का स्टॉप लॉस लगाएं। सेकंड इनका स्टॉक यूबीएल था। यूबीएल मुझे लग रहा है एक अंडर परफॉर्मर है और वहां के चार्ट भी काफी वीक है। तो यूबीएल मुझे लग रहा है टाटा कंज्यूमर में अगर ये शिफ्ट कर लेते हैं तो वहां पे ज्यादा अच्छा मोमेंटम इनको देखने को मिल सकता है। टाटा कंज्यूमर का चार्ट भी अच्छा है और रिजल्ट भी अच्छा देखने को मिला है। तो यूबीएल से स्विच करने की सलाह रहेगी। टाटा कंज्यूमर को सेम क्वांटिटी में बाय कर लें, वहां पे मुझे लग रहा है इनका ज्यादा अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो आईटीसी होल्ड करें और यूबीएल को टाटा कंज्यूमर में स्विच करके चलें। ओके, तो आईटीसी आपको होल्ड करना है, 285 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यूबीएल में जो आपकी पोजीशन है उसको आप शिफ्ट करके चल सकते हैं। टाटा कंज्यूमर में रिजल्ट्स भी आए और चार्टिकल भी इस टाइम पे ठीक दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए और पटियाला से संदीप जी हमारे साथ जुड़े। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताइए क्या सवाल? मैम मेरे पास मिंडा कारपोरेशन के 4000 शेयर हैं। मेरा बाइंग प्राइस है 86। तो इसमें मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, कम से कम 2030 तक मैं रखना चाहता हूँ। और एक है स्टैनले लाइफस्टाइल, इसके हैं 800 शेयर और एवरेज प्राइस है 330। ओके, मिंडा कॉर्प जैसे कि आपने बताया कि 86 की बाइंग है आपकी और 4000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। शानदार मुनाफे में इस टाइम पे आप मिंडा कॉर्प में बैठे हुए हैं। एज्यूम काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप यहाँ पे जो पोजीशन है अपनी होल्ड करके चल रहे हैं, जिसके बाद ये शानदार जो मोमेंटम है वो आपके पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिला है। मिंडा कॉर्प स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, अरुण जी क्या करें इस टाइम पे? काफी शानदार प्रॉफिट में ये बैठे हुए हैं और जिस तरीके का सेक्टर का अगर हम मूड माहौल देखें, आज तो बल्कि ठीक है लेकिन पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा यहाँ पे तनाव बना हुआ है। क्या इस टाइम पे जो हमारा प्रॉफिट है उसको बुक कर लेना सही है? देखिए ज्यादा कुछ इनको करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल काफी इन द मनी है, 580 585 के आसपास चल रहा है। इनफैक्ट चार्ट भी काफी मजबूत है, 470 के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ था और अगर 2025 का भी लो देखते हैं तो 470 460 के आसपास है। तो एक पहले तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 470 पे लगा लें।
470 के नीचे जब तक नहीं जाता स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। और जहां तक टारगेट की बात है, टारगेट मुझे लग रहा है 650 और 680 तक के इमीडिएट टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। तो फिलहाल बने रहे, 470 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले और 650 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते। टारगेट आपको मिंडा कॉर्प में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा सवाल इनका स्टैनली लाइफस्टाइल के ऊपर है। 800 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 300 रुपए पे खरीदारी की है। छोटा मंझोला काउंटर है, 900 करोड़ का इसका जो मार्केट कैप है वो केवल है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जब से ये आया है मार्केट में तब से गिरावट ही इसमें देखने को मिल रही है। अगर रिसेंट भी देखें, पिछले 1 साल की बात करें तो पैसा यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने अपना आधा कर लिया है, जिनके भी पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। अब क्या करा जाए, पैसा ऑलरेडी आधा हो गया है। देखिए काफी बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहा है जब से लिस्ट हुआ है, जब से नीचे ही स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। पर एक डाइवर्जेंस जरूर चार्ट पे नजर आ रहे हैं। ऐसे मेरी खरीदारी की सलाह नहीं है, पर चूंकि इन्होंने ऑलरेडी बाय करके रखा है और काफी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, 130 के आसपास एक बेस बना है, तो उसका स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें और जितना जल्दी हो सके उछाल पे एग्जिट करने की सोचे। 200 से 220 भी मिलता है तो स्टॉक से एक बार का निकलने की ही सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 130 के आसपास जरूर लगा करके। स्टैनली लाइफस्टाइल्स और मिंडा कॉर्प पर ये व्यू हो गया, दोनों ही आप होगा। मीनवाइल बैंक निफ्टी लेकर आई है स्क्रीन पर। यहाँ पर 1000 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। डेज हाई पर बैंक निफ्टी कामकाज करता हुआ शानदार तेज़ी। और सारे ही स्टॉक्स में अगर आप देखें, एक बार PSU रखिएगा, PSU बैंकिंग इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पर जो तेज़ी हमें देखने को मिली थी, गिरावट जो हमें देखने को मिली थी वो काफ़ी परेशान करने वाली थी, लेकिन PSU बैंकिंग इंडेक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी। एक शेयर लेकर आई है मेटल स्पेस से हिंडाल्को। और हिंडाल्को में आज नतीजों के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। करीब 1.5 से 2% आपको ये स्टॉक डाउन नज़र आएगा, 1.25% की गिरावट यहाँ पर। लेकिन नंबर्स अच्छे आए थे। नेट प्रॉफिट में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली थी साल दर साल। रेवेन्यू बढ़ा है इनका, एबिटा मार्जिन सभी में बढ़त देखने को मिली है। इस पर बात करने के लिए हिंडाल्को पर हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि नतीजे कैसे रहे, किसने ड्राइव की है इस पूरे रैली को, साथ ही आगे का आउटलुक कैसा होगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश पै जी। सतीश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हिंडाल्को के नतीजे अच्छे रहे हैं सभी पैमानों पर, किसने इस परफॉर्मेंस को सहारा दिया और फाइनेंशियल 27 के लिए कैसा आउटलुक? हाँ, तो अगर आप पहले Q4 का देखें तो हमारे हिंडाल्को बिजनेस के लिए ये बेस्ट एवर क्वार्टर हमारे हिस्ट्री में था। तो एबिटा भी आप देखिए, प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स देखिए, तो हिंडाल्को का एल्यूमिनियम अपस्ट्रीम बिजनेस सबसे सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाया। 48% एबिटा मार्जिन था, डिमांड भी काफी स्ट्रांग था। कॉपर बिजनेस ने 900 करोड़ एबिटा किया, तो कॉपर बिजनेस का भी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग था। तो हिंडाल्को इंडिया के लिए Q4 और FY26 रिकॉर्ड क्वार्टर्स थे, बोथ इन एबिटा एंड पैट टर्म्स। अगर आप नोवेलिस का देखें, नोवेलिस का Q4 ओस्वेगो के फायर से इम्पैक्टेड था, तब भी उन्होंने 489 मिलियन एबिटा, $544 एबिटा पर टन, तो उनका भी परफॉर्मेंस में अभी स्टेडी प्रोग्रेस है। तो अगर आप अभी FY27 पे देखें तो हम लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि नोवेलिस ने काफी प्रोग्रेस किया है और हिंडाल्को के लिए एल्यूमिनियम प्राइसेस काफी फर्म है। तो हमें यही उम्मीद है कि FY27 हमारे लिए अच्छा ईयर रहेगा। गुड मॉर्निंग सतीश जी, कंचन बात कर रही हूँ। जैसे कि आपने मेंशन किया कि एक अच्छा क्वार्टर यहाँ पे देखने को मिला है। इनफैक्ट जो ओस्वेगो प्लांट के लॉसेस थे वो भी अब हमें नीचे जाते हुए दिखाई दिए और कंपनी अच्छा इस टाइम पे परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम अक्रॉस द टाइम की बात करें, इस क्वार्टर की बात करें, तो जो एल्यूमिनियम के प्राइस है वहाँ पे एक शार्प स्पाइक देखने को मिला है। आपको क्या लगता है कि आगे चल के जो प्राइस ट्रेंड है वो किस तरीके का रह सकता है, और मार्जिन आउटलुक इसको देखते हुए फिस्कल ईयर 27 में क्या हम एक्सपेक्ट करके चलें? तो अगर आप देखिए कि ये वॉर के लिए अबाउट 3 मिलियन टन एल्यूमिनियम जो गल्फ स्टेट्स प्रोड्यूस करते थे वो अभी ऑफ मार्केट चला गया है। तो इसलिए इस साल सप्लाई और डिमांड में सप्लाई का डेफिसिट हो गया है। तो इसलिए एल्यूमिनियम प्राइसेस अभी 3600 3700 पे चल रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इससे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन्स जो आप बोले Q4 के मुताबिक बेटर ही होंगे Q1 में।
ओके सतीश जी, ये तो बात हो गई कि आगे आप मार्जिन को लेकर क्या सोचते हैं फाइनेंशियल 27 में, लेकिन सवाल मेरा आपसे एक ही, नोवेलिस के नंबर देखिए हमने, काफ़ी शानदार है नोवेलिस के नंबर भी, प्लांट भी जिनका बंद था वो अब रीस्टार्ट हो जाएगा, तो ग्रोथ आउटलुक नोवेलिस का आप कैसे देख रहे हैं? तो अगर आप FY27 में देखें, पहला पॉजिटिव होगा कि ओस्वेगो का रीस्टार्ट जून फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो ये हमारे लिए नोवेलिस के परफॉर्मेंस के लिए बहुत पॉजिटिव मूव होगा। और बे मिनट प्रोजेक्ट सेकेंड हाफ मैंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर के क्वार्टर में कमीशन होने की उम्मीद है। तो अगर बे मिनट कमीशन हो गया, ओस्वेगो का रिस्टार्ट जून में हो गया, तो नोवेलिस के लिए FY27 काफी स्ट्रॉन्ग ईयर होगा। और अगर आप देखें, इस साल नोवेलिस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बस $15-20 मिलियन था। नॉर्मली $400-500 मिलियन होता है। तो इस FY27 में वो पैट का काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस होगा नोवेलिस का। ओके, तो फिस्कल 27 में पैट का एक अच्छा हमें नोवेलिस के अंदर परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। और इस टाइम पे सर अगर हम केपेक्स प्लान की बात करें तो वो किस तरीके का है, और अगर हम बात करें डेट लेवल की तो वो कैसा देखने को मिल सकता है? तो अगर FY26 को हम लोग ने कंसोल नेट डेट टू एबिटा 1.83 में एग्जिट किया है, हमारी उम्मीद है कि FY27 में भी नेट डेट टू एबिटा इसी रेंज पे रहेगा। हिंडाल्को इंडिया 12,000 करोड़ कैपेक्स का हमारा प्लान है और नेट डेट टू एबिटा 0 ही रहेगा। नोवेलिस का नेट डेट टू एबिटा थोड़ा बढ़ेगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर बे मिनट का कैपेक्स का पूरा यूटिलाइजेशन होगा। पर हमारी उम्मीद है कि नोवेलिस का भी Q4 से नेट डेट टू एबिटा फ्लैट होके कमती होने का शुरू होगा। ठीक है सतीश जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, उड़ीसा प्लांट यहाँ पर कब से इसकी शुरुआत हो जाएगी? तो आदित्य रिफाइनरी का कमीशन डेट अक्टूबर 27 है। हमारे जो 180 पॉट फेज 1 आदित्य स्मेल्टर का जो एक्सपेंशन है वो दिसंबर 27 है। और अभी हमारा एनवायरमेंटल पब्लिक हियरिंग सक्सेसफुल हुआ, सेकेंड फेज माने और एक 180 KT एक्सपेंशन आदित्य का, तो उसका कमीशनिंग दिसंबर 28 को। वेल सतीश जी, थैंक यू सो मच CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए और आने वाले जो साल है फिनेंशियल ईयर है उसमें आउटलुक अपना बताने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको अभी से ऑल द बेस्ट। तो ये बात हो गई हिंडाल्को के मैनेजमेंट से, नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे मुनाफा वसूली जो है वो देखने को मिल रही है। खैर देखिए, PM मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत और $30 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसको बनाने का लक्ष्य रखा है। ये महज एक सपना नहीं है बल्कि नए भारत की हुंकार है। ग्लोबल लीडरशिप के इस महालक्ष्य का ब्लूप्रिंट सिर्फ इरादों से नहीं बल्कि एक ठोस रोड मैप से साकार होगा। इसी रोड मैप को दिशा देने के लिए CNBC आवाज लेकर आ रहा है देश की सबसे बड़ी आर्थिक महापंचायत, भारत इकोनॉमी संवाद। विकसित भारत का रोड मैप, इस भव्य मंच पर जुटेंगे देश के नामचीन इकोनॉमिस्ट और दिग्गज इंडस्ट्री लीडर्स जो मिलकर लिखेंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का अगला सुनहरा अध्याय। एक मंच, एक विजन, देखिए भारत इकोनॉमी संवाद कल सुबह 10 बजे से केवल CNBC आवाज पर। और अगर आप इस भव्य समारोह का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए और अपनी सीट पक्की कीजिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और शानदार तेजी इस मार्केट में। निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको डेज हाई के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ब्रेथ शानदार है, चौतरफा खरीदारी, एक भी स्पेस आपको इन रेड नहीं दिखेगा आज के सेशन में। तो हफ्ते की शुरुआत ठीक हुई, अब देखते हैं कि किस दिशा जाएगा निफ्टी, बैंक निफ्टी। लेकिन वक्त थोड़ा शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया अरुण जी जुड़ने के लिए हमारे साथ, और एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1 आशीष के साथ।